हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वर्णमाला पर हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और जहाँ पे हम स्वर और व्यंजन को बहुत ही डिटेल में समझेंगे सभी चीज़ों को। और कोशिश रहेगी कि आज पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लें और कल जो है हम इसका एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो क्योंकि पहले थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके लिए सबसे पहले थ्योरी लेके आई हूँ। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, जिससे ये पता चलता रहेगा कि आपको थ्योरी समझ में आ रही है कि नहीं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपका एक एक डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ वर्णमाला की, तो सबसे पहले हम स्वर देखेंगे। स्वर में थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो है, अगर हार्ड करना हुआ तो वो स्वर से क्वेश्चन आपका पूछेगा, क्योंकि स्वर को वर्गीकृत किया गया है कई आधार पे, जैसे कि मात्रा उच्चारण काल के आधार पे हो गया, मुख द्वार के आधार पे, जीभ के प्रयोग के आधार पे, ओठों के प्रयोग स्थिति के आधार पे, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे, घोषत्व के आधार पे। इस प्रकार से पूरा आपका स्वर में आपका मैं अलग बताऊंगी आपको, फिर व्यंजन से आपका अलग चलेगा। सब कुछ डिटेल में समझेंगे, और आज की क्लास के बाद आपको वर्णमाला द्वारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी कोशिश मैं ज़रूर करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। और पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का जो क्लास रहेगा, ये एक ही क्लास आज आपको मिलेगा। वैसे मैं जीके जीएस में आपको जितना मैंने आपको बोला था उतना मैं आपको करवा दी हूँ। कुछ आपका सिर्फ जनरल साइंस में क्लास 10 का बच रहा है, तो वो भी हम जल्द ही देख लेंगे। मैं आप जो भी नए हैं मैं उनको बता देना चाहती हूँ। तो बीपीएससी में आपका जीके जीएस से जो प्रश्न पूछा जाता है, वो 1 to 5 में आपका पूछा जाता है 120 मार्क्स का, और 6 से लेकर के 12 तक पूछा जाता है 40 मार्क्स का, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और देखिए इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। मैंने आपको पूरे प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप उसके आधार पे आप ये देख सकते हैं। तो जो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है वो मैं आपको तैयारी पूरा करवा दे रही हूँ। तो पूरा हिस्ट्री हमने देख लिया, पूरा ज्योग्राफी। हिस्ट्री में भी हमने मॉडर्न हिस्ट्री देखा है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो हमें जो है स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। और जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं हम उसको ज़्यादा फोकस करेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि आपके बीपीएससी के सिलेबस में दिया गया है, वो हमने आपको थ्योरी क्लास करवाया है, ठीक है। थ्योरी क्लास करवाया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। 12 वीडियो है, वो 12 वीडियो बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा आपके लिए, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो उससे आपका जो है हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो कर लेते हैं आप। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई हूँ वो कर लेंगे, तो पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हमने जो है एक एक टॉपिक को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हमने एक एक टॉपिक को क्लियर कर लिया है। तो चलिए, आपका काम बचता है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का। जो भी रहेगा मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन भी करवाऊंगी जीके जीएस के, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी पूरा करवा चुकी हूँ। ज्योग्राफी में हमने पूरा एनसीईआरटी देखा है, क्लास 6 से लेके पूरा क्लास 10 तक। ये ज़रूर कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी से ही सारा प्रश्न पूछा गया है पिछले बीपीएससी टीआरई 1 में, 2 में और 3 में, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर सकते। पूरा आपको ये दृष्टि की बुक से मैंने आपको करवाया है, जहाँ पे पूरा क्वेश्चन के माध्यम से एक एक फैक्ट को हमने समझा है। एनसीईआरटी बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका रहा। फिर आपको जनरल साइंस से क्वेश्चन आता है, तो ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हिस्ट्री से आपका लगभग 8 क्वेश्चन आता है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ जो 40 मार्क्स का आपका जीके जीएस पूछा जाता है। और ज्योग्राफी से भी आपका कुल 8 मार्क्स आता है, और साइंस से भी आपका जो है आपका 8 मार्क्स आता है। तो इसकी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। साइंस में कुछ 10 के क्वेश्चंस हैं, वो हम देख लेंगे 1-2 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात करें तो ये सब कुछ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको रिवीजन कितना करते हैं, क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने आपको करवाई है ना, वो मोर देन इनफ है। बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस रिवीजन करिए। बहुत बार रिवीजन करना है आपको। एग्ज़ाम का समय आपको अच्छा मिल गया है,
तो इसको बेकार मत जाने दीजिएगा, इसका रिवीजन अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए अब हम वर्णमाला की तरफ बढ़ते हैं। वर्णमाला आज यहाँ पे मैं आपको हिंदी व्याकरण जो है, हिंदी व्याकरण में आपको सारे टॉपिक करवा रही हूँ। जो बच जा रहा है वो मुझे आप जिस भी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको हिंदी साहित्य के बहुत सारे प्रश्न भी करवा रही हूँ। आपने देखा होगा, अगर आप नए हैं चैनल पे तो जाके विजिट कीजिए। बहुत सारे आपको जो है 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, जिसका लगभग हमने 7-8 मॉक टेस्ट कर लिया है अब तक। तो वो पूरा कंप्लीट आगे भी चलेगा ये, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस को डिटेल में समझाते हुए चलूँ। सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप भूल जाएंगे। अगर मैं उसको थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में भी बात करते हुए चलूँगी तो आपको ज़्यादातर याद रहेगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा, क्वेश्चन का मात्रा थोड़ा हम कम कर लें और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हुए चले, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से जो भी पढ़े वो आपके दिमाग में ज़रूर ठहर जाए। इसकी कोशिश मैं करूँगी। तो हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, अब सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम बढ़ते हैं वर्णमाला की तरफ। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो यहाँ से प्रश्न आपका बन जाता है, तो जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वो आपके क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे में दिया हुआ है अ, ई। अब देखिए क अगर आपको दिया जाएगा ना, तो ये आपका क जो है ये आपका वर्ण नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसको भी तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? आधा क और अ से मिल करके ये पूरा क बना है। आप सभी को पता होगा कि व्यंजन को हमेशा ही स्वर के सहायता से लिखा जाता है, ठीक है। इसीलिए व्यंजन को आप अकेले नहीं लिख सकते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है, लेकिन स्वर जो होता है वो आपका स्वतंत्र होता है। स्वर किसे कहते हैं आपको पता होगा। अ आ की बात कर रही हूँ, जो अ आ से लेकर के पूरा आपका अंग अंग अह तक होता है। और अंग और अह जो होता है वो आपका स्वर में काउंट नहीं होता है। सभी बातें बताऊंगी आगे, ठीक है। सभी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। पहले हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातों को समझते हुए चलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क के नीचे हलंत लगा होना चाहिए, तब ये वर्ण कहलाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा बात है, लेकिन ये भी आपके मार्क्स को घटा सकता है आपके एग्ज़ाम में। आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे लिखा रहेगा निम्न में से कौन वर्ण है, ऐसे लिखा होगा। निम्न में से कौन वर्ण है, तो क ख ग घ भी रहेगा, अ आ भी हो सकता है। तो या फिर आपका इस प्रकार से पूछा जाए कि निम्न में से कौन वर्ण नहीं है और वहाँ पे हलंत ना हो, और आप जल्दी जल्दी में देखो ही ना, ख में लगा है क में नहीं लगा है, और आपने लगा दिया एक से अधिक है जिसमें वर्ण है। तो इस प्रकार की गलतियां आपको नहीं करनी है। हलंत होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ख में भी देखिए हलंत है, मतलब अब इसको तोड़ नहीं सकते हैं, और जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं वही आपका वर्ण कहलाता है। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि आपका स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्ण होते हैं। तो ये चीज़ का आज मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि किसी भी चीज़ का खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। तो क को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये वर्ण नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसको तो हम तोड़ सकते हैं आधा क और अ के बीच में। लेकिन अगर आधा क लिखा हुआ है तो इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। समझ में आ गया? आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे और हम समझते हैं इसको। तो उदाहरण स्वरूप मूल ध्वनियों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे आम। आम लिखा है तो इसमें मूल ध्वनि कैसे हम समझेंगे? प्रश्न देखिए, आपसे जो अगर डिटेल में क्वेश्चन पूछने पे आ गया थोड़ा सा, तो आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कोई शब्द दे देगा और बोलेगा इसकी मूल ध्वनियाँ क्या होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, आ। सबसे पहले तो आ हो जाएगा। आ को तो हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये स्वर है, ठीक है। अब म को तो हम बिल्कुल तोड़ सकते हैं, आधा म और अ के बीच में तोड़ सकते हैं। तो ये तीन जो ध्वनि बनी, ये तीन ध्वनि ही मूल ध्वनियाँ कहलाएगी। तो चलिए, छोटे छोटे लॉजिक हैं, इसको समझना इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपकी जो समझने की शक्ति है वो उसको बढ़ाना मेरा मेन उद्देश्य है। तो उसी को लेकर हम चल रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा वर्ण किसे कहते हैं। और यहाँ पे अगर मूल ध्वनि आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप इसको निकाल सकते हैं। ध्वनि या वर्ण आपका एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार आपका ध्वनि और वर्ण में कन्फ्यूज़न होता है। तो जो ध्वनि होती है
वो आपका मौखिक भी होती है, लेकिन उसी का लिखित रूप आपका वर्ण कहलाता है और कोई अंतर इसके बीच में नहीं है। प्रत्येक वर्ण को आपकी अपनी लिपि होती है, लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। ठीक है, वर्ण की अपनी लिपि होती है, जैसे कि हिंदी का क्या है आपका देवनागरी लिपि है, तो वर्ण संकेत भी इसे कहते हैं लिपि को। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और 52 वर्ण है कुल हिंदी में। हिंदी में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है, ये सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो सभी चीज़ डिटेल में आपको बताई जा रही है, इसका आप नोट्स बना सकते हैं। अगर नोट्स आप नहीं बनाना चाहते हैं तो मैं इसकी PDF आपको दे दूंगी मेरे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराती हूँ। करंट अफेयर्स भी मैं आपको जो है रोज़ाना दे रही हूँ, तो उसको भी आपको थोड़ा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सब कुछ नहीं है, जितना दिया है लिमिटेड दिया है। इंपॉर्टेंट वाला चीज़ मैंने आपको दिया है, हो सकता है वहाँ से आपका पूछ लिया जाए, पर इसको लेके बहुत ज़्यादा आपको भटकना नहीं है, क्योंकि जिसके बारे में कोई निश्चितता ही नहीं है उसके पीछे हम क्यों भागें। तो जो हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं, बस इसी को रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है और आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। ठीक है, अब देखिए वर्णमाला पता यहाँ पे बताएं तो वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इजी सा बात है। वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। व्यवस्थित क्यों कहेंगे? क्योंकि एक वर्ग, जैसे कि क वर्ग के अंदर आपका पूरा क वर्ग आता है, क ख ग घ और अंग। तो इस प्रकार से ये पूरा वर्ग व्यवस्थित होता है। प्रत्येक वर्ग व्यवस्थित होता है। वर्णों की गणना हो सकती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है। तो 2 आधार पे कौन कौन सी की जाती है? तो उच्चारण के आधार पे और एक लेखन के आधार पे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि उच्चारण के आधार पे कितना होगा और लेखन के आधार पे जो है वर्ण कितना होगा। तो समझ लीजिए यहाँ पे कि हिंदी में उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या 45 है, जिसमें 10 आपके स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। 10 स्वर क्यों कह रही हूँ, अब आप देख के कंफ्यूज नहीं हो जाइए कि 11 स्वर होते हैं, यहाँ तो मैम ने 10 बताया है। तो उस तसल्ली रखिए, सभी बातें मैं आपको बताती हुई चलूँगी। तो देखिए वर्ण तो स्वर तो आपके होते हैं 11। यहाँ पे उच्चारण से पूछा जा रहा है। ठीक है, उच्चारण के आधार पे आपके कितने होते हैं? तो ध्यान रखेंगे 10 स्वर होते हैं, क्योंकि री जो है आपका, ये री आपका नहीं आता है, क्योंकि इसको जब हम उच्चारित करते हैं तो ये इस प्रकार से कुछ प्रोनाउंसिएट होता है। ठीक है, उच्चरित होता है। तो इसको हम समझेंगे अभी, देखते चलिए आगे। तो लेखन के आधार पे कितना हो जाएगा? लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है, जिसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 13 स्वर है जिसको हम लिख सकते हैं। व्यंजन है 35, 4 आपके संयुक्त व्यंजन है उसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम बात करें, हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। प्लुत भी कई जगह पे आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, ये तो सबको पता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में आपका क्या क्या आता है? अब यहाँ पे देखिए, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। अब जो मैंने घेर दिया है, जैसे कि ये जो है आपका री, ये जो आपका री है और अंग है और अ है, ये आपका हिंदी स्वर के अंदर नहीं आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ री की, तो हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। कुछ लोग री को मूल स्वरों में नहीं गिनते हैं। री की भी अपनी सीमा रह गई है। संस्कृत में री का प्रयोग होता है, किंतु हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इसका व्यवहार जो है वो नगण्य है, बहुत कम है। फिर भी एक सीमा के अंदर हिंदी का प्रयोग जो है री में चलता है, जैसे कि ऋग्वेद, ऋषि, ऋण हो गया, ऐसे शब्दों में प्रयोग होता है री का। और इसमें व्यंजन और स्वर का योग होता है। री में क्या होता है? तो इसमें व्यंजन और स्वर का योग होता है, इसलिए भी इसको काउंट नहीं करते हैं। पर आप लेखन दृष्टि से कह सकते हैं, तो 13 हमने यहाँ लिखा है ना, लेखन की दृष्टि से आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे कुल कितने स्वर हैं? 13 स्वर हैं। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अभी सभी बातें आपको पता चलेंगी, 11 स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आपको बस तसल्ली से देखना है, सभी बातें आपको क्लियर होती जाएंगी। व्यंजन वर्णों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सा? तो क वर्ग में आता है आपका क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग होता है आपका च, छ, ज, झ, य।
ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। इसको अलग से ब्रैकेट में क्यों लिखा है, तो यहाँ पे देखिए ड को ही नीचे अगर बिंदी लगा दी जाए तो ये दोनों आपका क्या होता है, द्विगुण व्यंजन के अंदर आ जाता है, द्विगुण व्यंजन के अंदर आ जाता है। और उच्छिप्त व्यंजन भी इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम देख लेते हैं और आगे। त वर्ग सभी व्यवस्थित रूप में मैं आपको बताते चलूंगी, तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप। त वर्ग में आपका त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन जो होता है वो य, र, ल, व जो होता है ये आपका अंतस्थ व्यंजन के अंदर आता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है तो इसको भी समझ लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन होता है जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ के स्पर्श सटाने से होता है, किंतु पूर्णतः स्पर्श नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इसी को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो ये ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा कि अंतस्थ व्यंजन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर भी कहते हैं। उष्म व्यंजन, इसके अंदर आपका तीनों स और ह आएगा। उष्म व्यंजन में क्या होता है, तो यह उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न एक उष्म वायु होती है जो आपके मुख में आपकी होती है। इसको बोलते वक्त आप खुद से इसको बोल के देखिए तो आपको समझ में आएगा। श, श, स, ह, ये बोलते वक्त आपके मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए उष्म व्यंजन आपका ये इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन है, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार होते हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए अंतस्थ व्यंजन चार है, उसमें व्यंजन चार है और संयुक्त व्यंजन भी आपके चार हैं। ठीक है, तो क कैसे किस किस वर्ण से मिलके आपका बना है, तो आधा क और श से मिलकर के बना है छ। ठीक है, और अक्षरों की बात की जा रही है। त्र जो है किससे मिलके बना है, ये बहुत पूछा जाता है आपका। आधा त और र से मिलके बना है त्र। ज्ञ किससे मिलके बना है, तो आधा ज और य से मिलके, ये वाला य, ठीक है, ये वाला य से मिलके बना है आपका ज्ञ। और स्र किससे मिलके बना है, तो तालव्य श, याद रखिए तालव्य श और र से मिलके बना है श्र। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो स्वर हम अभी पूरा डिटेल में समझेंगे स्वर को, तब हम समझेंगे सभी बातों को। तो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। इसके उच्चारण में हवा जो है वो बाधित नहीं होती, मुख विवर से अबाध निकल जाती है, यानी बाधा उत्पन्न नहीं होती है, क्लियर निकल जाती है। तो इसकी संख्या 13 मानी गई है, परंतु उच्चारण के आधार पर इसकी संख्या केवल 10 ही मानी गई है। री को लिखने के आधार पर स्वर की संज्ञा दी जाती है, परंतु इसका उच्चारण री होता है, अतः री को उच्चारण के आधार पर स्वरों में स्थान नहीं दिया जाता है। समझ में आया, यहाँ पे उच्चारण की बात की गई। अब देखिए यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो स्वरों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे, ये पूरा भी डिटेल में समझेंगे। मुख द्वार के खुलने के आधार पे, जीभ के प्रयोग के आधार पे, ओठों की स्थिति के आधार पे, और हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे और घोषत्व के आधार पे, सभी के आधार पे मैं आपको स्वर बताऊंगी। अब यहाँ पे देखिए तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर जो है वो 3 प्रकार से आपके होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो हर्ष स्वर के अंदर कौन सा आता है, कुल 4 आते हैं, ये आपके हर्ष स्वर के अंदर आते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, दीर्घ स्वर की बात करें तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये कुल आपके 7 हो रहे हैं। लेकिन इसको भी अगर हम तोड़े ना तो ये जो आपके ए, ऐ, ओ, औ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका क्या हो जाता है, तो संयुक्त स्वर हो जाता है। इसको भी तो किसी चीज़ से मिलके बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए हर्ष स्वर क्या होता है। हर्ष स्वर, तो हर्ष या मूल स्वर भी इसको कहते हैं, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, छोटा छोटा पॉइंट है जहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो ये जो हर्ष और मूल स्वर है जिनके उच्चारण में कम समय, एक मात्रा का समय लगता है, उसको मूल स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, इसमें एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है,
अब दीर्घ स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है, वहाँ दीर्घ स्वर हो जाता है, यानी कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब अगर दीर्घ स्वरों की रचना की जाती है तो 2 स्वरों को जोड़कर यहाँ पे रचना की गई है, इसीलिए इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये किस प्रकार से होता है। तो सजातीय स्वर और विजातीय स्वर आपने बहुत बार इसको ऑप्शन में देखा होगा, तो इसको समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। तो सजातीय स्वर में क्या होता है, ऐसे दीर्घ स्वर जिसका निर्माण एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से होता है, उसको सजातीय स्वर कहते हैं, यानी कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो ये क्या है, आपका दीर्घ स्वर है। ठीक है, सजातीय है स्वर जिसमें आपका 2 मात्राओं का समय लग रहा है। और विजातीय स्वर क्या होता है, ऐसे स्वर जो विभिन्न स्थानों से बोली जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित हो, वो आपके विजातीय स्वर के अंदर आते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। अच्छा, कहीं पे यहाँ पे अगर आपसे पूछ लेना कि ए कैसे बना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। अ और ई से मिलके क्या बना है, आपका ए बना है। और इसी में अगर हम लगा दे आ, तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान में रखना है कि दीर्घ स्वर के अंदर ही आपके सजातीय और विजातीय स्वर होते हैं। ठीक है, ये दीर्घ को बांटा गया है, दीर्घ स्वर को, तो सजातीय और विजातीय के अंदर। तो ये हमने पहले देख लिया कि 2 स्थान से, ये आपका एक ही स्थान से निकलता है, आ, ई और ऊ। कैसे निकलता है ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ पहले, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न जो है आपके दिमाग में ना रह जाए। तो देखिए ये कैसे, इसको कैसे तोड़ते हैं, तो ये आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे स्पेस की कमी है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रही हूँ आ को कैसे तोड़ते हैं। तो एक स्थान का मतलब क्या है, ये पहले समझिए। यहाँ पे बोला गया है ना, एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर, यानी कि अ से अ मिल करके यहाँ पे ये आ बना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ई और ई से मिल करके आपका बड़ी ई बना है। ठीक है, और समझ में आ गया, ऊ और ऊ से मिल करके आपका बड़ा ऊ बना है। ठीक है, तो एक ही जाति है ना यहाँ पे, तो सजातीय स्वर। समझ में आ गया, आई होप अब आपको क्लियर होगा। तो इसीलिए ये आपका सजातीय स्वर कहलाता है, जो आपके एक ही जगह से निकला है। ठीक है, ई और ई है यहाँ पे, और कोई अन्य विजातीय स्वर नहीं है, और किसी जात को नहीं मिलाया गया है, एक ही जात का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, इसीलिए। अब देखिए विजातीय स्वर में हमने देखा, तो विजातीय स्वर को यहीं पे लिखती हूँ। विजातीय स्वर में कौन सा आ गया आपका, ए, ऐ, ओ, औ। इसको कैसे तोड़ते हैं, तो ए को कैसे तोड़ते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो अ और ई से मिल करके क्या बना है, आपका ए बना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपका अ और ए से मिल करके क्या बना है, एक मिनट गलती हो गया। हाँ, अब आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे ए तो आपने देख लिया किस प्रकार से बना है। अब ऐ किस प्रकार से बना है, तो अ और ए से मिल करके ऐ बना है। ठीक है, ये वाला जो बन गया ना, ये यहाँ पे आ गया है। तो अ और ऐ से मिल के आपका ये ऐ बना है, 2 मात्राओं वाला। ठीक है, अब ओ कैसे बना है, ओ, तो ओ आपका कैसे बना है, अ और ऊ से मिल करके आपका ओ बना है। अब ये ओ बन गया, तो अब ये अ को बनाएगा, यानी 2 मात्राओं वाला। कैसे, तो अ और ओ से मिलकर के आपका क्या बना है, औ बना है। ठीक है, औ बना है। क्लियर है आपको, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको डालना भूल गई, इसको कैसे तोड़ा जाता है, क्योंकि ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको इम्पॉर्टेंट है, समझना होगा। इसके बाद हमारा आता है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सजातीय स्वर क्या है, विजातीय स्वर है। ये अलग अलग जात से मिलके बना है, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो इसलिए ये विजातीय स्वर है। अब हम आगे देखिए प्लुत स्वर जानते हैं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाता है, जैसे ओम। इन स्वरों का उपयोग मुख्यतः नाटक के संवादों में या किसी को पुकारने के लिए किया जाता है।
समझ में आ गया? बस इसमें और ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। अब हम अलग अलग आधार पे समझ लेते हैं इसको। और तो मुख विवर यानी कि मुख द्वार के आधार पे बताना है आपको, खुलने के आधार पे। तो इस आधार पर 4 वर्गों में ये विभाजित किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। पहला है विवृत। विवृत में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पर पूरा खुलता है। विवृत मतलब पूरा मुख द्वार खुल जाता है। तो आ जब आप बोलते हैं वहाँ पे देखिए आपका पूरा मुख खुल जाता है। तो आ जो है वो किसके अंदर आ जाएगा? विवृत के अंदर आ जाएगा। अब कैसे याद रहेगा? तो आप इसको रिलेट कर लीजिए। वृत्त मतलब होता है गोल, होता है ना। तो विवृत, विवृत मतलब पूरा गोल। ठीक है, पूरा गोल आपका किस में हो जाता है? मुख आ बोलते वक्त। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अर्ध विवृत मतलब आधा गोल, यानी कि पूरा मुंह नहीं खुलता है, आधा मुख खुलता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए, औ। औ मतलब जैसे कि ये वाला आगत, ये जो लगता है ना आपका डॉक्टर में जैसे लगता है ये, तो इस प्रकार का जो अ होता है ये भी आपका अर्ध विवृत के अंदर आता है। तो ये जो 4 है इसको समझ लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ के अंदर आपका विवृत होता है, अर्ध विवृत के अंदर आपका अ, ए, औ और आ ओ होता है, ओ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं संवृत की तरफ। संवृत की तरफ अब हम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए संवृत की तरफ हम आ गए हैं। संवृत में क्या होता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें हम संवृत कहते हैं। ठीक है, पहले हमने देखा वृत्त, वृत्त से याद रहेगा मुंह खुला हुआ है, फिर थोड़ा मुंह खुला हुआ है, ऐसे याद रख लेंगे। फिर संवृत यानी कि मुंह एकदम बंद हो गया है। ठीक है, मुंह एकदम बंद हो गया है। तो जब हम ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ बोलते हैं तो मुंह लगभग हमारा बंद रहता है। तो यहाँ पे आपका संवृत स्वर हो जाएगा, संवृत यहाँ पे आपका बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखें जी। छोटी यहाँ पे ई ऊ, ई ऊ क्या होता है आपका? संवृत के अंदर आता है। ठीक है, अब अर्ध संवृत देखिए। तो अर्ध संवृत में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। तो आधा बंद रहता है मतलब ए और ओ, ए और ओ। ए और ओ आपका किसके अंदर आ जाएगा? अर्ध संवृत के अंदर आ जाएगा। अब पूरा ये हटा देते हैं, क्लियरली समझिए। यहाँ पे विवृत के अंदर आता है आपका, विवृत के अंदर आता है आपका आ, अर्ध विवृत के अंदर आता है आपका अ, ए, औ और औ। ठीक है, संवृत के अंदर आता है आपका ई उ ऊ। ठीक है, छोटा ई छोटा बड़ा ऊ, बड़ा ई छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और अर्ध संवृत के अंदर आता है आपका ए और ओ। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जीभ के आधार पे, जिह्वा के प्रयोग के आधार पे आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो देखिए इसको कैसे बांटा गया है? 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। मुख द्वार के आधार पे 4 वर्गों में बांटा गया था। अब जिह्वा के आधार पे 3 वर्गों में बांटा गया। ये सब आपके स्वर हैं। व्यंजन कहीं आपको दिख रहा है? व्यंजन अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्वर कर रहे हैं। तो स्वर में देखिए ये अग्र स्वर है, अग्र स्वर है। अग्र स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग ऊपर उठता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। तो जिह्वा जैसे कि मान लीजिए हमने बना लिया यहाँ पे ऐसे करके जिह्वा बना लिया, तो ये आपका अग्र है, ये मध्य है और ये पश्च है। ठीक है, तो ये अग्र भाग जो है आपका, यहाँ पे आपका आता है ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ठीक है, मध्य भाग में आपका क्या आ जाता है? सिर्फ अ जो है सिर्फ आपका जिह्वा समान अवस्था में रहती है, अ बोलते वक्त कहीं भी ऊपर नीचे नहीं जाती है। तो यहाँ पे आपका अ हो जाएगा और पश्च स्वर बाकी आपका हो जाएगा। जैसे कि आ, ऊ, बड़ी ऊ, ओ, औ और औ। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अब आप जिह्वा के आधार पे तो समझ गए ना कि किस प्रकार से हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, अग्र स्वर में आपका ई ए होता है, ई ए और ऐ होता है।
ठीक है, अग्र स्वर में। मध्य स्वर में होता है जहाँ पे जीवा समान अवस्था में रहती है, वे मध्य स्वर कहलाते हैं। इसके अंदर आपका अ आ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से। समझ में आ रहा है आपको? मध्य स्वर के अंतर्गत कौन सा स्वर हो जाएगा? तो सिर्फ अ हो जाएगा। पश्च स्वर के अंदर यानी कि देखिए आपका जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है, तो आ बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, या औ ऊ बोलते हैं, ओ औ या ओ बोलते हैं, तो आपका पीछे वाला भाग उठता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका यही हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब ये याद कैसे रहेगा? तो अलग अलग इसको आप लिख लीजिए। लिखेंगे, बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक दिन लेके बैठिए कि वर्णमाला आज मुझे कंप्लीट करना है, और बस आपको लिख लिख के याद करते जाना है, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ओठों की स्थिति के आधार पे बताना है। तो एक होता है आपका, दो प्रकार से ये होता है, ये ध्यान रखेंगे, दो प्रकार से ओठों की स्थिति होती है। सबसे पहले हमने देखा मुख द्वार के आधार पे 4 प्रकार से, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद हमने देखा जिह्वा के आधार पे 3 प्रकार से, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अब हम देख रहे हैं ओठ की स्थिति के आधार पे, तो ये अवृतमुखी होता है एक, और एक वृतमुखी होता है। तो अवृतमुखी मतलब क्या हो गया? जिस स्वरों के उच्चारण में ओठ वृतमुखी या गोलाकार नहीं होती है, वो आपका अवृतमुखी के अंदर आ गया। जैसे अ, आ, ई, ए। तो इसमें आप बोलते वक्त भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आपका जो मुख है वो पूरा गोलाकार नहीं हो रहा है। और किस में होता है? तो ऊ बोल के देखो, ओ औ, तो पूरा जो आपका होंठ है, यहाँ होंठ की बात की जा रही है। ठीक है, होंठ, तो होंठ आपका किस प्रकार का शेप आपका लेता है? तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृतमुखी या गोलाकार हो जाता है, वो आपका वृतमुखी के अंदर आ जाता है। तो ऊ, ओ और औ, ये सब आपका वृतमुखी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। मैं आपको एक बार रिवीजन भी करा दूंगी, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे कैसे होता है। तो इस आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका निरनासिक या फिर मौखिक स्वर, एक होता है अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उन्हें निरनुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई। ठीक है, अब यहाँ पे हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे ये बोला जा रहा है। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। निर्नुनासिक के अंदर आ गया, जिसमें केवल मुंह से बोले जाने का यहाँ पे बात किया जा रहा है, केवल हवा मुंह से निकलती है। तो अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ई बोलते हैं। इस प्रकार से कोई भी शब्द, जैसे घर बोल दिए, घर बोलने में आपका ना बिंदी लग रहा है ना चंद्र बिंदी लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, तो निर्नुनासिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मौखिक स्वर है ये, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ये तो स्वर नहीं, ये तो शब्द है, पर मैं आपको बताने के लिए जस्ट बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए अ, आ, ई। अब देखिए इसी में अगर चंद्र बिंदु लग जाएगा तो हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, और इन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर में क्या हो गया? ऐसे स्वरों में नाक और मुख दोनों से ही हवा निकलती है, तो चंद्र बिंदु आता है इसके अंदर। ठीक है, आ में ई में आप देख सकते हैं, जैसे कि गांव हो गया, गांव के अंदर चंद्र बिंदु है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? पूछ लेगा आपसे, क्या हुआ है? अनुनासिक स्वर का प्रयोग हुआ है। दांत। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से होता है। चलिए अब प्राणत्व के आधार पे देखते हैं। प्राणत्व के आधार पे, यहाँ प्राण का अर्थ वायु से लिया गया है, हवा से। सभी स्वरों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है, इसीलिए सभी स्वर जो है अल्प प्राण होते हैं। तो इतना ध्यान रखिए, आगे जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से प्राणत्व को समझेंगे कि क्योंकि वहाँ पे व्यंजन में ज़्यादा इसको कैटेगराइज किया गया है। अल्प प्राण में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि सारे स्वर, याद रख लीजिए, सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है निम्न में से कौन सा अल्प प्राण है। अब यहाँ पे दे दिया जाएगा ऑप्शन में क, दूसरा होगा ख, तीसरा होगा अ,
और चौथा होगा निम्न में से एक से अधिक, पांचवा होगा निम्न में से कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन होंगे। अब आप तो झट से देखेंगे, क तो अल्प प्राण होता है, बस झट से लगा देंगे और हो जाएगा आपका गलत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्वर जो होता है ये भी आपका क्या होता है, अल्प प्राण ही होता है। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें आपको याद रखना है, कितना इजी है। चलिए अघोष के आधार पे देख लेते हैं। तो यहाँ घोष का अर्थ स्वर तंत्रियों से श्वास के कंपन से है। स्वरों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होती है, इसीलिए सभी स्वर अघोष सघोष होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जितने भी स्वर हैं अ से लेकर के आपका जितना भी स्वर है अ तक, वो सब आपका क्या होता है, सघोष होता है। सघोष होता है, इसी को घोष भी कहते हैं। चलो ठीक है, याद रखना, इसी को सघोष, इसी को घोष, दोनों इसी को कहते हैं। और इसका अपोजिट कौन सा होता है, अघोष। तो अघोष और सघोष ये दो होता है घोषत्व के आधार पे, आप सभी को पता है बहुत अच्छे से। तो अभी हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम व्यंजन में समझेंगे। तो यहाँ सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि प्राणत्व के आधार पे ये जो स्वर है, स्वर आपका अल्प प्राण होता है, सभी स्वर आपके अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर आपके सघोष होते हैं। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे बस याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान एक बार देख लीजिए, यहाँ से भी आपका प्रश्न बहुत बनता है। तो देखिए स्वर से ना बहुत बार चीज़ें याद नहीं रहती है। ये आपको याद रहता होगा, क ख ग घ ङ, क वर्ग है तो कंठ से हो गया, ये याद रह जाता है, लेकिन स्वर याद नहीं रहता है। तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कंठ, उच्चारण स्थान कंठ, कंठ से आपका कौन होता है, हर्ष स्वर में। क्वेश्चन को अगर डीप बनाने लग जाए ना तो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं वर्णमाला से जिसका कोई हद नहीं है। तो देखिए आपसे पूछ लिया जाए अगर कि हर्ष स्वर में कौन सा हर्ष स्वर है जिसमें कंठ से ये उच्चारण स्थान होता है, तो अ हो जाएगा, सिर्फ अ हो जाएगा हर्ष स्वर में। और दीर्घ स्वर से एक होता है आ। ठीक है, निर्नुनासिक और मौखिक स्वर में अगर हम बात करें तो अ और आ सभी को पता है, और अनुनासिक में तो इसी में बस चंद्र बिंदु लगा दीजिए। इसको बस कैटेगराइज किया गया है, सिंपल समझिए। अ और आ जो है ये आपका कंठ के अंदर आता है। ठीक है, ये तो आप कर ही लेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए तालव्य के अंदर आता है, तालव्य में उच्चारण स्थान क्या है, तालु। इसके अंदर ई और छोटी ई और बड़ी ई दोनों आती है, ये आपका तालव्य के अंदर आता है। मूर्धन्य मतलब मूर्धा। अब मूर्धा तो कई लोग समझते नहीं कि मूर्धा होता क्या है। तो देखिए जब आप मूर्धा को समझेंगे तो जीभ जो होता है, जीभ के जस्ट ऊपर आपका जो खुरदरा पार्ट होता है मुख के अंदर, आप खुद से टच करके महसूस कीजिए, वो आपका मूर्धा कहलाता है। ठीक है, तो री जो होता है वो मूर्धा के अंदर आता है। री बोलते वक्त हल्का सा टच होता है तो मूर्धा के रूप में। ठीक है, ओष्ठ मतलब ओठ, ओठ पे टच होता है, ओठ से उच्चारण स्थान निकलता है कौन सा, ऊ और ऊ, यानी कि छोटी ऊ और बड़ी ऊ। ठीक है, कंठ तालव्य ये बहुत पूछा जाता है, कंठ और तालु से मिल करके कौन सा बना है, ए और ए। और कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ से मिलके कौन सा बना है, ओ और औ। तो ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। ठीक है, कंठ और तालु से मिलके ए और कंठ और ओष्ठ से मिलके ओ और औ। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अयोगवाह क्या है। अयोगवाह क्या है, तो जो हमने आपको बताया कि अंग और अह ये दो हम जो है काउंट नहीं करते स्वर में, इसको हम अनुस्वार और विसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं और इसी को हम अयोगवाह कहते हैं। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। तो ये ऐसी ध्वनि है जो ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने इन्हें अयोगवाह कहा है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि किसने कहा है, तो किशोरीदास वाजपेयी जी ने इन्हें अयोगवाह कहा है, क्योंकि ये बिना किसी योग किए ही अर्थ वहन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में इसका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले निर्धारित किया गया है। ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर पूछा जाए ना आपसे स्वरों के बाद क्या आता है, तो अयोगवाह आता है और व्यंजन से पहले आता है। तो ये कैसे याद रहेगा, ये है तो बहुत इजी, लेकिन बस भाषा में आप फंस जाओगे। कैसे, तो यहाँ पे देखिए हम पूरा अ से लेकर के पूरा यहाँ पे री से लेकर के पूरा अ तक लिख लेते हैं। हाँ, ये हमने स्वर पूरा कंप्लीट कर लिया ना, इसके बाद ही तो हम लिखते हैं अंग और आह, लिखते हैं ना। तो ये स्वर के बाद ही तो है,
और उसके बाद हम क ख ग घ लिखना बचपन में याद है, पहले हम अ आ लिखते हैं, उसके बाद हम व्यंजन लिखते थे, क ख ग घ लिखते थे। तो ये देखिए व्यंजन से पहले आ गया है ये और स्वर के बाद आ गया है। समझ में आ गया? एक एक पॉइंट समझा रही हूँ, एक एक लाइन का मतलब समझा रही हूँ आपको। पसंद आ रहा है कि नहीं ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए ये याद रखिए कि अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण तथा विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाना चाहे तो। शीर्ष बिंदु वाला वर्ण किसे कहते हैं? अनुस्वार को। और विसर्ग को क्या कहते हैं? पार्श्व बिंदु वाला वर्ण कहते हैं। परंपरा के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, लेकिन ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह ही अ स्वर की सहायता से होता है। यानी कि हम अह बोलते हैं, अंग बोलते हैं, यानी अ का ही प्रयोग कर रहे होते हैं। तो इसमें अंतर इतना ही है कि व्यंजन में पीछे स्वर पीछे आता है, व्यंजन में स्वर पीछे आता है। कैसे? तो पहले हम ये लिखते हैं ना, व्यंजन पहले लिखते हैं, उसके बाद हम स्वर लिखते हैं। तो स्वर स्वर क्या होता है? पीछे में आ रहा है, मतलब व्यंजन के बाद आता है, तब हमारा ये पूरा क लिखाता है ना। और तथा इन दोनों के स्वर पहले आते हैं, स्वर पहले आते हैं। कैसे? तो अंग हम कैसे लिखते हैं? अ, उसके बाद हम उस पर जो इसका संकेत है, जो इसका चिन्ह है, उसको लिखते हैं। कैसे? तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, बहुत छोटी सी बात है पर आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, पहले हम अ लिखते हैं, स्वर पहले लिखते हैं, उसके बाद हम इसकी मात्रा लिखते हैं और इसके बाद ये अंग हो जाता है। इसी तरह से अह, जैसे हमको लिखना है कह, तो कह कैसे लिख देंगे हम? स्वर आपका पहले आ जाता है, पहले क फिर अ, देखिए अ पहले आ गया ना, उसके बाद आपका इसके ऊपर की यहाँ पे विसर्ग आती है अगर हम इसको तोड़े तो। ठीक है, समझ में आ गया? खैर ये तो आपसे पूछेगा नहीं, पर ये आपके जानने के लिए मैंने आपको बता दिया। और इन दोनों वर्णों का जातीय योग ना तो स्वर के साथ बैठता है और ना ही व्यंजन के साथ। यही कारण है कि इसे अयोग अयोग कहा जाता है और ये अपना अर्थ अलग वहन करते हैं, इसलिए अयोगवा कहलाते हैं। समझ में आ गया? उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना अभी तक आप पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, समझ में आया कि नहीं? अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन सही कर दिया आपने, मतलब समझ में आ गया। ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण के संकलन को, शब्द गणना को, वर्ण के व्यवस्थित समूह को। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर माइंड में आ जाना चाहिए। उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या कितनी है? दूसरा नंबर पे हम पहुंच गए हैं। और यहाँ पे बताइए 45, 48, 50 या 52। तो सबको पता है यहाँ पे उच्चारण के आधार पे बताना है आपको कितना हो जाएगा। तो उच्चारण के आधार पे 45 हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। स्वरों के वर्गीकरण के कितने प्रकार होते हैं? स्वरों के वर्गीकरण के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 7। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7। ये 7 प्रकार से हम वर्गीकरण अभी देख ही रहे हैं स्वर का। ओ और अ किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? ओष्ठ, तालव्य, कंठोष्ठ या कंठ तालव्य। तो ये अभी अभी जस्ट बताया है आपको। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, कंठोष्ठ कहते हैं। कंठ और ओष्ठ से मिलके बना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है? संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के आंसर करना है आपको, ठीक है? क्योंकि सभी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर के अंदर आता है? उ, औ, ई या री। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, अ हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ई उ तो आपका नहीं होगा, री भी नहीं होगा। ए ओ औ आपका संयुक्त स्वर होता है। ये 4 आपको पता है, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया हुआ है। आगे देखिए, हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताएंगे 2, 5, 7 या 9। झट से आंसर आपका आना चाहिए। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे यहाँ पे कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। ये 7 मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है?
और इसके बाद ही इसको कैटेगराइज किया गया है सजातीय और विजातीय में, ठीक है। दीर्घ स्वर को ही आगे बांटा गया है। तो ये टोटल कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो विजातीय और सजातीय दोनों को मिला देंगे तो 7 है ना टोटल। चलिए आगे देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं। मुख विवर बंद रहता है, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत या अर्धविवृत। तो आप सभी को बहुत अच्छे से ये बताया था। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, संवृत। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण विवृत स्वर है। विवृत स्वर बताना है आपको। विवृत मतलब पूरा खुला हुआ है, विवृत है, वृत्त है यानी गोल है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, आ है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाए कि नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अविवृतमुखी स्वर है। अवृतमुखी बताएंगे, यहाँ पे मुख के आधार पे बोला जा रहा है अवृतमुखी। उ, ओ, अ। अवृतमुखी कौन सा होगा इसके अंदर, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है अ, ठीक है। बाकी तो जो देखिए सब में आपका ये वृतमुखी ही होगा। आगे देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। अनुनासिक, निरनुनासिक, वृतमुखी या अर्धसंवृत बताएंगे। सबका अलग अलग कैटेगराइज करके मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुनासिक, ठीक है। निरनुनासिक में क्या होता है बताया था, सिर्फ मुंह से आपका हवा निकलता है। और वृतमुखी और अर्धसंवृत तो आपका ये अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम व्यंजन देखेंगे। पूरा स्वर हमने 7 तरीकों से समझ लिया किस प्रकार से बांटा गया है। अब हम व्यंजन की तरफ बढ़ गए हैं। व्यंजन में हमें बताना है कौन कौन सा यहाँ पे बात कहा गया है, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकती उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इसमें सहायता होती ही है स्वरों की। जैसे क बनाने के लिए आपको आधा क और अ की ज़रूरत होती है। अ क्या है, आपका स्वर है। ख में भी अ की ज़रूरत पड़ी है, तो ये अ क्या है, आपका स्वर है। अब मान लीजिए आपको बनाना है का, तो का कैसे बनाएंगे, तो आधा क और यहाँ पे क्या लगेगा, अ लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पे कौन सा स्वर छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है। तब आपका आ लिखने के बाद ये आपका का हो जाएगा। आई होप ये सभी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होंगी। जैसे की है तो आपको पता है कि आधा क और यहाँ पे बड़ी ई जो है आपका इस प्रकार से टूटेगा तो की बनेगा। ये छोटी छोटी बातें ये आपको ऑलरेडी पता होंगी, मैं इतना मान के चल रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अन्य शब्दों में जिन ध्वनि के उच्चारण में हवा मुख द्वार से अबाध गति से नहीं निकलती है वरन उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, वो आपका व्यंजन कहलाता है। जब व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगता है तब वह व्यंजन आधा होता है। ये बात भी आपको पता ही है। क के नीचे अगर हलंत लगा है तो ये क्या है, आधा क कहलाएगा, ठीक है। व्यंजनों का उच्चारण अ के बिना संभव नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण के अंत में आपका अ स्वर आता है, ठीक है। अगर वो सिंगल आ रहा है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग सिंगल है, कुछ भी आपका अन्य मात्रा नहीं लगा हुआ है, तो अ के बिना ये संभव नहीं है। तो इसकी कितनी संख्या है, 33 है। अब ढ, ये द्विगुण व्यंजन को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 35 हो जाती है, ठीक है। ड के ऊपर बिंदु और ढ के ऊपर बिंदु, ये आपका जो है द्विगुण व्यंजन के अंदर आता है। अब देखिए, प्रयत्न स्थान या फिर उच्चारण स्थान के आधार पे इसको वर्गीकृत करेंगे तो कंठ व्यंजन में कौन कौन आता है, तो क वर्ग आता है, आपको बहुत अच्छे से पता है ना। तो याद रखेंगे कि जिस व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं, ठीक है। हो सकता है इस प्रकार से आपको परिभाषा दे दिया जाए, तो ये आपको कोमल तालु का स्पर्श होता है, इसका मतलब ये नहीं कि तालव्य आप लगा दें। तो आपको ध्यान से समझना है, कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो आपके जो है क वर्ग के अंदर आते हैं, ठीक है। और आपने स्वर में भी देखा है कंठ में कौन कौन था, तो कंठ में अ और आ था, ठीक है। विसर्ग भी आपका आता है इसी में, ठीक है, और ह भी इसी में आता है, ठीक है। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है तालव्य व्यंजन। जिन इस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है उसे हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। च वर्ग इसके अंदर आता है आपका, च छ ज झ य। और देखिए आप यहाँ पे तालव्य में आपका य और श भी आता है, तो यश याद रख लीजिए, यश। तालव्य में क्या होता है, यश होता है, यश होता है, यश याद रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य व्यंजन कठोर तालु के मध्य भाग का मूर्धा कहलाता है। जब जिह्वा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, तो इतना आपको भाषा को समझ, यहाँ पे थोड़ा सा और उलझ जाएंगे आप। मूर्धन्य को सीधा समझिए, जीभ आपके ऊपर कठोर भाग जो होते हैं, जो खुरदरी पार्ट होती है, जीभ से आप खुद टच करके देखिए, ट बोलते होंगे, तो जो खुरदरी पार्ट पे ये आपका टच होता है वो आपका मूर्धा है, ठीक है। तो ट ठ ड ढ और न और श, ये सब आपका मूर्धन्य के अंदर आता है। ये श पता ही आपको मूर्धन्य स है, ठीक है। और ट वर्ग पूरा भी आपका इसी के अंदर आ जाएगा, याद रखेंगे। और मूर्धा में ही आपका र भी आता है, इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दंत्य व्यंजन। दंत व्यंजन देखते हैं। दंत व्यंजन जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है उन्हें हम दंत व्यंजन कहते हैं। तो त थ द ध बोलते वक्त आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि दंत यानी कि दांत से स्पर्श हो रहा है, तो दंत व्यंजन हो जाएगा। और ये वाला श आपका दंत स, आपको सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये नाम आपको कई बार याद नहीं रहता है, मैं बता दे रही हूँ। तालव्य स ये है, ये आपका मूर्धन्य स है, ये आपका दंत स है। तो ये आपसे सिंपल पूछ सकता है कि मूर्धन्य जो है इनमें से कौन सा है, तो ये श भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन में क्या होगा, ओष्ठ से आपकी जो है श्वास अवरोध होती है, जैसे कि प फ ब भ, बिना आप होठ टच किए इसको बोल नहीं सकते हैं, तो ओष्ठ व्यंजन के अंदर ये आ जाएगा प वर्ग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प वर्ग पूरा आपका ओष्ठ के अंदर आएगा। और स्वर्ग में आपका ऊ और छोटी ऊ बड़ी ऊ की मात्रा दोनों ही आपके ओष्ठ के अंदर आती है, आप सभी को बता दिया गया है। अब देखिए दंतोष्ठ व्यंजन में क्या हो जाएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है उसको दंतोष्ठ कहते हैं, जैसे कि व जो है वह आपका दंतोष्ठ व्यंजन के अंदर आ जाता है। अब वत्स्य व्यंजन क्या है, वत्स्य व्यंजन के अंदर आपका आता है जैसे जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है, वहाँ पे वत्स्य व्यंजन होता है। मसूड़ा यानी कि दांत के जस्ट जो ऊपर में जो आपका मसूड़ा होता है उस पर टच करता है। देखिए न बोलते होंगे तो मसूड़े को टच करता होगा। ल बोलते वक्त मसूड़े पे टच कर रहा है, आप खुद से करके देखिए। तो वत्स के अंदर ये आ जाता है तीनों, न र और लो। ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये आपका रेगुलर में आपको ये नहीं देखने को मिलता है। वत्स व्यंजन के अंदर आता है आपका न र और ल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रयत्न विधि के आधार पे, प्रयत्न विधि के आधार पे क्या हो गया, तो पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है, जितने भी आपके जो स्पर्श होते हैं उच्चारण स्थान, तो क से लेकर के क वर्ग से लेकर के म वर्ग तक टोटल 5 होते हैं ये, और 5 इधर भी होता है आपका 5, ठीक है। क ख ग घ अंग, टोटल 5 वर्ग होते हैं इधर भी, यानी कि 25, 5 × 5। देखिए क से लेकर के म तक पूरे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, इन्हें 5-5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वर्गीय व्यंजन भी नहीं कहा जाता है। चलिए आगे बताते हैं। स्पर्श संघर्षी, नेक्स्ट है यहाँ पे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। च वर्ग के उच्चारण में वायु कुछ घर्षण के साथ निकलती है, इसलिए इस वर्ग के व्यंजन को संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है, तो जो च वर्ग होता है ना वही आपका संघर्ष स्पर्शी व्यंजन होता है। अब पूछा जाए नासिक के व्यंजन क्या होता है, तो जितने भी आपके पंचम वर्ण होते हैं, अंग, य, ण, न, म, ये जो व्यंजन के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है, इसे नासिक या अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। तो यही है अनुनासिक, जो ऊपर फिर बिंदु के रूप में आता है, जिसे अनुस्वार कहते हैं, है ना। चलिए उच्छिप्त व्यंजन क्या है, तो उच्छिप्त व्यंजन जो है ये जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ सबसे पहले ऊपर उठकर मूर्धा को छूती है और उसके बाद झटके से नीचे आ जाती है, जैसे कि ड और ढ। देखो उच्छिप्त व्यंजन आपका है ये आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। इसी को द्विगुण भी कहते हैं, ये भी पढ़े थे, द्विगुण भी कहते हैं।
ठीक है। चलिए, लुंठित व्यंजन क्या है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण जीभ तालु से लुढ़क का स्पर्श होते हैं, यानी कि र। याद रख लीजिए बस इतना ही कि लुंठित व्यंजन के अंदर र आता है, ठीक है। उच्छिष्ट व्यंजन के अंदर ड और ढ आता है, जिसके नीचे बिंदु होता है। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु को छुए किंतु पार्श्व यानी कि बगल में से हवा निकल जाए, उसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ल, जैसे ल बोलते हैं तो आप देखिए ऊपर होठ टच हो रहा है और जो दोनों साइड बगल में जो जगह बचती है वहाँ से हवा निकल जाता है, इसलिए पार्श्विक व्यंजन इसको कहते हैं। तो ल हो जाता है इसके अंदर। ये बस इतना ही आपको याद रखना है, लेकिन ये बहुत पूछा जाता है। उच्छिष्ट व्यंजन भी, लुंठित भी और पार्श्विक भी। तो याद रखेंगे, ल हो जाएगा पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन र हो जाएगा, उच्छिष्ट व्यंजन ड और ढ हो जाएगा, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है और फिर वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। य र ल व, बस इतना याद रखिए। य र ल व जो है आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। अब आगे देखिए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती, बता चुकी हूँ। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाता है, जिसके अंदर आपका तीनों स आ जाता है और ह आ जाता है, ठीक है। ये आपका ऊष्म व्यंजन है। अब देखिए स्वरतंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन भी एक होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से स्वरतंत्र या मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है, वो स्वरतंत्र मुखी व्यंजन कहलाती है। जैसे कि ह जो है आपका, ये क्या है? काकल्य व्यंजन के अंदर भी आता है, पूछा जाता है। एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। अब देखिए प्राणत्व के आधार पे, तो अल्प प्राण, महाप्राण, ये तो बहुत पूछा जाता है। क्या है? एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बताइए कि सारे लोग इंग्लिश जानते हैं कि नहीं? टाइपिंग करने जानते हैं ना? जैसे कि यहाँ पे जानते हैं ना, ऐसे हम जानते लिखते हैं। सभी को 12 खड़ी याद है? क, का, की, कू, के, को, कं, का। याद है सबको? बताना ज़रूर कमेंट में। पढ़ा है ना आपने 12 खड़ी? तो आपने ये देखा है वहाँ पे, क यानी कि के, का यानी कि के एच, क ख, ग यानी कि जी, घ यानी कि जी एच, ऐसे होता है ना। और अंग, तो यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि एच वाला जो पार्ट होता है वो आपका क्या होता है? महाप्राण। इसमें ज़्यादा समय लगता है, के एच, ठीक है। और जिसमें कम समय लगता है यानी कि क, ग, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पे अल्प प्राण हो जाएंगे। और अंग, ये तीनों ही आपके 1, 3 और 5। जैसे कि हमने लिखा यहाँ क, ख, ग, घ, अंग, ये पूरा क वर्ग है आपका, ठीक है। तो इसका पहला वर्ण, उसका तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। बस इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये 3 बातें याद रखेंगे, ऐसे भी बहुत आसानी से याद रहता है। अब आपसे पूछ लूँ आपसे कि घ क्या है, तो जल्दी से बताइए। तो घ में आप कैसे लिखते हैं? जी एच लिखते हैं ना, तो एच लगाते हैं तो आपका घ क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। ज़्यादा समय लग रहा है। अब आगे देखिए, ये आपको बस याद रखने के लिए बताया, इसका ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। महाप्राण में क्या होता है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले वो महाप्राण व्यंजन होता है। इसमें आपका दूसरा और चौथा, फिर से देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, ये आपका क वर्ण है। इसका दूसरा और चौथा जो बच गया था, ख और घ, ये दो आपका क्या है? तो ये दो आपका महाप्राण। इसमें प्राण ज़्यादा लग रहा है बोलने में क के मुकाबले, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आपका महाप्राण हो जाएगा। अब इतना ध्यान रखेंगे कि महाप्राण में आपका ये तो होता ही है, प्लस आपका तीनों श और ह भी महाप्राण के अंदर आ जाता है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन जो है आपका, ये किसके अंदर आ जाता है? महाप्राण के अंदर आ जाता है, ठीक है। इतना बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन, इसको देख लीजिए घोषत्व के आधार पे। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है, यानी कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, एक और दूसरा, ये दोनों व्यंजन आपके अघोष होते हैं। और तीनों सौ, सिर्फ तीनों सौ जो होते हैं ये आपके अघोष व्यंजन के अंदर आते हैं। समझ में आ गया? तीनों स आपके
अघोष व्यंजन के अंदर आते हैं। अब सघोष की बात करें तो सघोष आपको पता है वही है जिसमें पूरे स्वर आते हैं। ये पूरे स्वर आपके सघोष के अंदर ही आते हैं, आपको पता ही है, अभी हमने ऊपर देखा है ना। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो आपके सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि पहला और दूसरा किसके अंदर आ गया? अघोष के अंदर। अब ये याद कैसे रहेगा, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है ना। तो अघोष सघोष, तो पहले हम क्या लिखते हैं? अ से शुरू करते हैं, तो अ से शुरू करते हैं और वर्ण लिखते हैं तो क ख ग घ में हम क से शुरू करते हैं। तो पहला और दूसरा वर्ण हमारा शुरू होता है अघोष से, ऐसे याद रख लेना, कनेक्ट कर लोगे ना तो याद रह जाएगा। तो अ क्या होता है? अ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे भी आपका व्यंजन में भी पहला और दूसरा वर्ण से आपका स्टार्ट होता है। तो एक और दो क्या है? आपका अघोष है और बाकी बचा 3, 4, 5 वर्ग जो होता है वो आपका सघोष है। ऐसे समझ लीजिए, याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क ख ग ग घ अंग, ज झ य, ड ढ न, द ध न, ब भ म पूरा। और ड ढ, जो ये ड ढ है आपका, यानी कि जो आपका ये द्वितीय व्यंजन या फिर आपका उच्छिप्त व्यंजन है, जो जिसके ऊपर बिंदी लगाए नीचे, तो ये आपका क्या होता है? ये भी आपका सघोष व्यंजन होता है, ठीक है। और य र ल व यानी कि अंतस्थ व्यंजन और ह, ये भी आपका सघोष के अंदर आता है। इसको बार बार देख लेंगे, थोड़ा सा ध्यान से बस देख लीजिए। इतना याद रखेंगे कि पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है ये हो जाएगा आपका अघोष में और तीनों स, बाकी जो बच गया ना सब सघोष में आ जाता है, यानी कि स्वर भी आपका सघोष में, ठीक है। बस इतना याद रख लो, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको कि अघोष में क्या होता है, तो पहला दूसरा वर्ण और तीनों स, बस इतना, बाकी जो बच गया सब सघोष, ठीक है। अब तो याद रहेगा ना, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण व्यंजन, इसके बाद ड ढ, य र ल व और ह। अब इतना एक एक करके याद कराऊंगी, उससे अच्छा है कि जो कम है पहले उसे याद कर लीजिए, बाकी जो बचा सब बस सघोष हो जाएगा, ठीक है। अघोष में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, पहला और दूसरा वर्ग जो होता है वो आपका इसके अंदर आता है और तीनों श, बस कंप्लीट, इतना ही अघोष है, बाकी सब सघोष है, ठीक है। चलिए अब द्वितीय व्यंजन क्या है, देखिए यहाँ पे द्वितीय व्यंजन क्या है। जब एक ही व्यंजन वर्ण को 2 बार प्रयोग किया जाता है वहाँ पे आपका द्वितीय व्यंजन हो जाता है, यानी कि आधा क और क। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे कि देखिए आधा क लिखा हुआ है और एक पूरा क लिखा है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा? ऐसे लिखिएगा ना। तो जैसे पक्का, चक्का, सच्चा, बच्चा, गुड्डू, गुड्डा, सत्ता, कुत्ता। तो ये कुत्ता कैसे लिखा हुआ है? आप देखिए, जितना प्रैक्टिकल वे में आप इसको समझेंगे ना, इतना आसान आपको लगेगा हिंदी, जिसका जितना आसान कुछ भी नहीं है। तो देखिए कुत्ता जब आप लिखते हैं तो आप हिंदी का जो आपका टाइपिंग है मोबाइल में, खुद से आप देखिए टाइप करके कुत्ता को, ठीक है, बोल के नहीं टाइप करना है, बाकायदा आपको टाइप करना है। तो कुत्ता जब आप टाइप करेंगे तो ऊ की मात्रा लगाएंगे, उसके आप त को आधा लिखेंगे। कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, तो को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आपको सब आ जाएगा वहाँ पे, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आधा तो चाहिए कि पूरा तो चाहिए, तो आधा तो ले लीजिएगा। उसके बाद ऐसे भी आपका कुत्ता लिखा जाएगा, ये भी सही है। तो कुत्ता हम कैसे लिख देते हैं, इसको ऐसे करने का मतलब क्या है, ये आधा तो है। तो ये बहुत छोटी बात है, आपको पता होंगी ये सभी बातें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उच्चारण की दृष्टि से ध्वनियाँ, उच्चारण की दृष्टि से संयुक्त ध्वनि, ये आपका इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपके व्याकरण में इसके बारे में भी दिया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। संयुक्त ध्वनि क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे प्राण, घ्राण, कलांत। तो जैसे आधा वर्ण और पूरा वर्ण लगता है, ये सभी आपका किसके ना संयुक्त ध्वनि हो गई। अब एक होता है संपृक्व ध्वनि, तो जब एक ध्वनि 2 ध्वनियों से जुड़ी होती है वो आपका संपृक्त ध्वनि होती है। जैसे संबल, यहाँ पे संबल में आपका स और ब ध्वनि के साथ म ध्वनि जुड़ा हुआ है, ठीक है, संबल के साथ। बीच में बिंदु वाला भी आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, बीच में बिंदु हो तो भी आपका ये हो जाता है। युग्मक ध्वनि क्या है? तो ये आपका वही है द्वित्व व्यंजन वाला, यानी कि ध्वनि द्वित्व हो जाए तो युग्मक ध्वनि कहलाती है, यानी कि अक्षुण्ण, प्रफुल्ल, प्रसन्नता। देखिए एक आधा नौ है फिर एक पूरा नौ है, तो द्वित्व व्यंजन जहाँ पे होता है वहाँ पे युग्मक ध्वनि भी कहलाती है। अब इसको एक बार देख लीजिए कि उच्चारण स्थान कहाँ पे कैसे है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए कैटेगराइज किया गया है, इसका PDF मिल जाएगा, अच्छे से देख लेना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार में कुछ भी याद नहीं होता है, आप सभी को पता है, तो बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो देखिए कंठ जो है, ओहो, यहाँ पे देखिए कंठ जो है, ये कंठ का उच्चारण है क ख ग घ अंग, यानी कि क वर्ग है पूरा, ठीक है। ये आपका अघोष है और अल्पप्राण है, अघोष है महाप्राण है, सघोष है महाप्राण है, सघोष है महाप्राण है, सघोष है महाप्राण है। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है, निम्न में से कौन सा है जो अघोष है महाप्राण है, ऐसे बन जाएगा, तो कौन है वो, क है। पर ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दोनों का आपको नियम पता ही है कि अघोष में क्या होता है। एक बार आपको ये रिवाइज करा दे रही हूँ। अघोष में क्या होता है, पहला और दूसरा, देखिए अ से याद रख लेना, अ पहले लिखते हैं तो पहला और दूसरा, ठीक है। तो आपको पहले ये याद रहेगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा कि सघोष में फिर क्या हो जाएगा, बाकी बचा 3 4 और 5, तो ये सघोष हो जाएगा। कितना ईजी है ना। तो इसको हम 2 4 बार आप अगर देख लेंगे ना तो और अच्छे से याद हो जाएगा। अब अल्पप्राण महाप्राण में क्या है, तो इसको भी एक बार देख लीजिए। अल्पप्राण में क्या है आपका, तो पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण में क्या है आपका, दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। तो इतना बात तो क्लियर रहेगा, बस इसको आप लिख के आप ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तालव्य क्या है, मुंह के भीतर के ऊपरी वाली छत को का पिछला भाग, तो तालु कहलाता है। तो देखिए पूरा जो आपका, ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका कंठ है, क्या है, कंठ है। कंठ के ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो जो बहुत ही पिछला भाग होता है वो आपका क्या कहलाता है, तालु कहलाता है, ठीक है। ये बहुत ही व्यवस्थित है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हमारा पूरा हिंदी, आपको पता ही है वैज्ञानिक है पूरी तरह से। इसके बाद उसके ऊपर जाएंगे तो बड़ा एक खुरदरा सा पार्ट होता है, वो आपका मूर्धा हो जाएगा, मूर्धा, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, दंत, यहाँ पे आपका दंत आ जाएगा, दंत। इसके बाद ये ऊपरी भाग आपका ओष्ठ, तो ये आपका ओठ आ जाएगा। इस प्रकार से है ये पूरी चीज़ें, समझ में आया। चलिए, तो तालव्य में आपका च वर्ग है पूरा, मूर्धा में आपका ट वर्ग है, दंत में आपका त वर्ग है, और ओष्ठ में आपका प वर्ग है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। तो ये मैंने आपको बताया, ये चित्र आपको अगर याद रह गया, ये देखिए नाक है, मुंह है, ऐसे मैंने आपको बना दिया है, तो ये चित्र आपको बस याद रह गया ना तो कुछ भी नहीं है। ये आपको पता है कि कंठ है, ये पता है आपको तालु है। एक बार बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। ये मूर्धा है, यहाँ पे आपका दंत है, और ये वाला आपका ओठ है ना। ऐसे आपका क्रम से क वर्ग च वर्ग बस बैठा देना इसी पे। क वर्ग नीचे से आएंगे हम, कंठ है, उसके बाद सॉरी कंठ क्यों लिख रही हूँ, क वर्ग है, ये तालु आपका च वर्ग है। ऐसे ही बस जाना है आपको, वैज्ञानिक है पूरी तरह से, कुछ भी याद रखना मुश्किल नहीं है। क वर्ग है, इसके बाद क्या आता है आपका, ट आता है, चचा चचा के बाद क्या आता है, ट आता है, तो ये आपका ट है, तो आपका मूर्धा में आ गया। फिर आपका द है, दंत में आपका आ गया त वर्ग। फिर सबसे अंतिम में क्या है, प है, तो ये प आ जाएगा। बस नीचे से ऊपर वैसे ही बैठा देना, याद रहेगा आपको, ठीक है। चलो, आगृत या गृहीत ध्वनि क्या होती है। तो हिंदी में अंग्रेजी या उर्दू, अरबी फारसी भाषा के शब्द के भी प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें आगृत ध्वनियाँ कही जाती है, क्योंकि ये ध्वनियाँ हिंदी वर्णमाला में विदेशी भाषा में शामिल होते हैं। याद रखेंगे, ये विदेशी भाषा में शामिल होते हैं। तो क जो है ये स्पर्शी है, कंठ और जिहा मूल घोष और महा अल्प प्राण है। ये पूरा कैटेगराइज किया गया है, इसको आप देख लीजिए बस। ख जो है ये उष्म है, उष्म संघर्षी है। ग भी आपका उष्म संघर्षी है, ज भी आपका उष्म संघर्षी है, और फ भी आपका उष्म संघर्षी है। और ये सभी में आपके नुक्ता लगे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए नुक्ता क्या है। जैसे क के ऊपर जो ये बिंदु लगा है नीचे में, ये क्या है, नुक्ता है, ठीक है। तो ये आपके अरबी फारसी भाषा में यूज़ किया जाता है इसको। अंग्रेजी भाषा में देखिए पता है आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं। तो हिंदी भाषा में आगत ध्वनि चंद्र अर्धचंद्राकार में आता है, यानी कि ये वाला पार्ट। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं क्या, नहीं लगाते हैं, सिर्फ ऐसे लगाते हैं। ये क्या है, आपका आगत ध्वनि होता है, ठीक है। अर्धचंद्राकार लगाते हैं, ये आपका क्या है, ये अंग्रेजी भाषा का आगत ध्वनि है। पूछा जाए अगर अंग्रेजी भाषा का आगत ध्वनि कौन सा होगा, तो ये होता है आपका, ठीक है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सभी को पता है। जैसे स्कूल, स्कूल को हम सीधा लिख देते हैं ऐसे भी, है ना।
तो ये हिंदी का ही शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, पर हम इसको हिंदी में भी प्रयोग कर लेते हैं। इनमें कुछ शब्दों में प्रयोग होने वाली ध्वनि हिंदी से भिन्न है। यह ध्वनि अ है, जो हिंदी की आ और ओ के बीच की ध्वनि है, इसलिए हिंदी में इसे शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए अर्धचंद्राकार लगा दिया जाता है। अब इसको यहाँ पे देखिए, डॉक्टर है, बॉल को ऐसे लिखते हैं ना, बॉल जो कि गेंद है हिंदी में, हॉट जिसको गर्म कहते हैं, कॉफ़ी जो पेय पदार्थ है, डॉक्टर चिकित्सक को कहते हैं। तो हम इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, इंग्लिश का प्रयोग कर लिया जाता है। चलिए, अब आरफी फर्ब ये आपको बताई चुकी हूँ, नुक्ता वाले शब्द होते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे वाक्य यहाँ पे शब्द दिए गए हैं जो नुक्ता वाले हैं। नुक्ता समझ में आ गया, नीचे में बिंदु होगा, जैसे अजब, अक्ष, अदालत, कुर्बान। इसका उच्चारण भी थोड़ा सा अलग होता है, जैसे ख्याल, खातून, तनख्वाह। खवा नहीं बोलते, ख नहीं बोलते हैं, ख बोलते हैं, ज बोलते हैं, ज नहीं बोलते हैं, ठीक है। जहन, जहीन, औजार, औजार नहीं बोलते हैं। जैसे कि जहन, जहन बोलते हैं, जहन नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके ये सभी चीज़ें आप देख लीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से यूज़ होता है। अब देखिए शब्दकोश में प्रयुक्त वर्णानुक्रम संबंधी नियम क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है, इसको हम देख के बस ख़त्म करेंगे क्लास को। तो शब्दकोश में पहले स्वर, उसके पश्चात व्यंजन का क्रम आता है। शब्दकोश के अनुस्वार में आपका इस प्रकार से, विसर्ग में इस प्रकार से स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता है, इसका पता ही आपको पहले ही बता दिया गया है। लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें अ, आ, ई, उ आदि से पहले स्थान दिया जाता है, जैसे अंग, कंग, कह, क, का, की, इस प्रकार से लिखा जाता है। शब्दकोश में बोला जा रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शब्दकोश में पहले हम कंग और कह लिखेंगे, उसके बाद क, का, की, कुकु ऐसे लिखेंगे। अब शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के पश्चात संयुक्ताक्षर का क्रम भी आता है। तो संयुक्ताक्षर का क्रम क्या होता है, तो याद रखिए, जैसे कै, क्र, क्ल, क्व। तो इस प्रकार से जो होता है ये संयुक्ताक्षर का क्रम है, ठीक है। चलिए, ये आप देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपका वही संयुक्ताक्षर पे आपके बारे में बात किया जा रहा है जो हमने पहले भी देख लिया है। छ, त्र, ज्ञ जो है कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता ये, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर होते हैं। और यहाँ पे इसके बाद आपका ये हम कुछ क्वेश्चन है, इसको देख के ख़त्म करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट हो जाइए। सामान्य व्यंजन कितने होते हैं, सामान्यतः कितने होते हैं, 33 होते हैं, 35 होते हैं, 40 होते हैं, 45 होते हैं। तो सामान्यतः जो व्यंजन होते हैं वो आपके 35 होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन को डैश भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को क्या कहा जाता है बताइए, अंतस्थ व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, मूल व्यंजन या अन्य व्यंजन। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, बी ऑप्शन सही है, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन लुंठित है। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, य, ल, र या ढ। लुंठित बताना है आपको, तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, र। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन का चयन कीजिए। ड़, र, ह और ल, बताएंगे कौन सा यहाँ पे सही होगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, पार्श्विक ल होता है, बता दिया है आपको पहले ही। अब यहाँ तो आपको आंसर ही दिख जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ध जो है, कोई बात नहीं है, दो ही क्वेश्चन है। तो ध व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है बताएंगे, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है, ओष्ठ है, क्या है। ध बताना है आपको, मूर्धन्य है, तालव्य। तो ये आप वर्ग देख लीजिए कौन से वर्ग में आता है, ध, त के वर्ग में आता है, त, थ, द, ध। तो त में क्या है आपका, तालव्य हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है। सॉरी, मैं भी ना, दिमाग मेरा खराब हो गया। अब मूर्धन्य हो जाएगा ना, तो त वर्ग के अंदर आता है ये। चलिए आगे देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है, अघोष, अल्पप्राण, सघोष या महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा, महाप्राण। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं 7वें नंबर में लास्ट क्वेश्चन। कौन सा व्यंजन अघोष है? अघोष कौन सा है ये बताना है आपको। त, ग, त, ज, ढ। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन त हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है? अघोष है। अघोष कौन सा होता है? पहला और दूसरा। तो त जो है यहाँ पे पहला है, ये है ना। चलिए यहाँ से हमने पूरा देख लिया। कल जो है पूरा ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करेंगे हम, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।